जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एक अजीम और बुलंद ममलिकत बना के छोड़े। जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो। साजिशें नाकाम होंगी। आखिर में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान कामयाब होगा, जो वफाकी जमहूरी पाकिस्तान है। आज जरा इस इस्लामिक टच की तारीख पढ़ते हैं। जमहूरी मुल्क पाकिस्तान नंबर 1 पे है, कर्जा लेने में नंबर 1 पे है। पहली बात तो ये है कि जना साहब ने फरमाया था कि ये मुल्क हमने इसलिए लिया है कि ये लेबॉर्ट्री होगी इस्लाम की, जहाँ पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाएं। पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, तो उसी पे अमल करते हुए हमारे सारे सियासतदान जो तारीख में आए हैं उन्होंने इस लेबॉर्ट्री में अपना अपना फार्मूला मिक्स किया है और उससे बाद में ऐसे धमाके हुए हैं कि अभी तक ये लेबॉर्ट्री में धमाका खेज मवाद जो है वो मौजूद है और हर कोई आके उसको अपनी अपनी आग लगा के जला रहा है। किसने? इस बंदे ने इसमें गाली हमने नवाज शरीफ को आजमाया। हाय अल्लाह, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ। इंशाल्लाह। बस भाई बस थैंक यू। घोड़े दूध पीते हैं। ये जो आपका जो बस बहुत ऊपर है। कौमी असेंबली में पेश करो वो घोड़ा भाई बस जो दूध की सुनो। मेरी बात सुन ले। अल्लाह बेहतर जानता है। घोड़े को ले आओ, उसको दूध पिलाओ। भी होगा। जरा सब खुल के हंसे सारे। घोड़े को ले आओ। अभी नहीं भाई। वो घोड़ा ले आओ जो दूध पीता है। भी होगा। मम पुच। अबे चल क्या रहा है ये संसद है, क्या है ये मम पुच। ये कोई रंडी खाना है। नारे ना लगाए अभी भाई। वो घोड़ा ले आओ जो मामलेट खाता है। क्या आप मेरी बात पे अमल नहीं कर रहे? वो घोड़ा ले आओ जो शहद खाता है। मैं आज यहाँ पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। भाई मेरे भाई दोस्त साथी मेरे। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसे खाने में नमक के बिना स्वाद नहीं आता ना, जैसे बिना मुन्ना भैया के मिर्जापुर नहीं लगी, जलवा है हमारा। वैसे ही पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस है, जब तक इस्लाम का तड़का नहीं लगेगा ना इनको मजा आएगा, ना इनकी आवाम को मजा आएगा और ना पाकिस्तान में कुछ मजा रहेगा। नाउजुबिल्ला, तौबा तौबा। तो आज के वीडियो में हम यही सब देखेंगे कि कब कौन से नेता ने कैसा वाला इस्लाम का तड़का लगाया और अपनी गद्दी चमकाई। पाकिस्तान में जिस तरह हर सब्जी में हर घर के अंदर आलू फिट कर देते हैं ना ज़बरदस्ती, हर सब्जी के अंदर वो फिट बैठता है और पक भी जाती है, इस तरह हर सियासतदान अपने मंशूर का और अपने मंजन बेचने का इस्तेमाल करने के लिए इस्लामिक टच का इस्तेमाल ज़रूर करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर ये टच मैंने ना दिया तो मैं जितना भी सही फैसला कर रहा हूँ, मैं जितना भी साबित कदम हूँ, मैं जितना भी ऑनेस्ट हूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज इमोशंस हैव टू बी अपील्ड, अदरवाइज ये जो हर्ड है सारा, इसको समझ नहीं आएगी आप बात क्या कर रहे हैं। तो ये इस्लामिक टच की अगर हम तारीख आज एक्सप्लेन करें तो इसकी टर्म कहाँ से निकलती है वो शायद आपने मिस कर दी हो, तो आपको दोबारा रिविजिट करवाते हैं कि ये टर्म किस अजीम हस्ती ने इंट्रोड्यूस करवाई है रिसेंटली। सुने ज़रा आप। मैं हूँ तो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूँ। मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फॉलोअर हूँ। तो खान साहब कंटेनर पर मौजूद थे और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने वाले कासिम खान सूरी डिप्टी स्पीकर साहब कान में आके कहते हैं, खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच तो दें। कासिम सूरी को मालूम है कि अगर इस्लामिक टच मिस हो गया तो हमारा जो ये पैकिंग है सारी, जिसके अंदर रेवोल्यूशन भी शामिल है, जिसके अंदर जो है ना वो आगाज़ फैसल जावेद ख़ान की तिलावत से होता है और जिसके अंदर अजान भी दी जाती है, बाद में सलमान अहमद गाना भी सुनाता है, इब्रार भी गाना सुनाता है आके, और हकीकी आज़ादी का पैकेज मुकम्मल हो जाता है। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए उन्होंने कहा कि इस्लामिक टच मिस नहीं करनी आपने। तो ये इस्लामिक टच आज से नहीं दी जा रही। दुनिया भर में अगर हम बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन की मिसाल दे लें कि उससे पहले वहाँ भी इस्लामिक टच चल रही थी, उनकी रिलीजियस टच जो है, यानी कि क्रिश्चियनिटी की टच। और उसमें यह था कि जो सारी क्लर्जी थी वो अशराफिया के साथ मिल के आवाम को प्रेस कर रही थी। जैसे ही अपने राइट्स की बात करते थे तो वो कहते थे कि ये खुदा ने आजमाइश डाली है आप पे, आप ना उठें ना बात करें। तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से सेकुलरिज्म की बुनियाद पड़ना शुरू हुई और आहिस्ता आहिस्ता ये जो टच वाले हैं ना इनको साइड पे करना शुरू किया। फिर नेपोलियन आ गया, वो दोबारा से कैथोलिक चर्च को ले आया वापस मेन स्ट्रीम के अंदर। बट 1905 के अंदर जो
लॉज बने सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द स्टेट वाले, उसकी बुनियाद पे जो पहले 3 आर्टिकल हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के, वो अगर आप पढ़ें तो उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर को रिलीजन से सेपरेट किया है और इवन के पब्लिक सिंबलिज्म भी उसको अंडरमाइन किया हुआ है ताकि ये तासुर ना जाए कि जो रियासत है वो किसी एक मजहबी फ़िरके, किसी एक मज़हब को सपोर्ट करती है। और इसको कहते हैं लाइसिटे, जो कि उनकी फ्रेंच सेकुलरिटी की पॉलिसी है। हमारे यहाँ पे क्या है, एंटी लाइसिटे। हमारे यहाँ पे ये है कि अगर आपने कारोबार करना है, डीलिंग किसी से करनी है, लेन देन के मामलात हैं, पैसे लेने या देने हैं, कोई चीज़ बेचनी है, सियासत करनी है, ब्यूरोक्रेट बनना है, फ़ौजी बनना है, कुछ भी करना है, कोई भी काम करना है, अगर उस पर मज़हब का इस्लामिक टच नहीं लगाओगे तो वो काम नहीं चल सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ऑनेस्टी की डेफिनेशन ये है कि कौन ज़ुबानी कलामी कितना मज़हब फ़रोश है, उसकी बेस के ऊपर हम मोरालिटी पे चेक करते हैं कि आया ये बंदा ठीक है या गलत है, अदरवाइज़ हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सो वी नीड दिस इस्लामिक टच इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। अगर ये ना मिले तो हमारा जो दिमाग है ना, उसमें वो हार्मोन्स रिलीज़ नहीं होते जिसको हम देख के खुश हो जाएं और हम कहें कि वाह ये काम आपने ज़बरदस्त किया। मुझे भी बहुत से लोगों ने बड़ी दफ़ा कहा कि आपकी बातें बड़ी ठीक होती हैं लेकिन इस्लामिक टच आप नहीं देते, पूरी वीडियो में इस्लामिक रेफरेंसिंग नहीं होती आपकी। तो मैं कहता हूँ कि भाई पॉलिटिक्स को, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स को, फ़िलासफ़ी को रिलीजन से सेपरेट करके भी किया जा सकता है और इस पे मेरे किरदार के ऊपर कोई सवाल नहीं आना चाहिए कि मैं क्यों ये बात नहीं कर रहा, जस्ट बिकॉज यू आर एडिक्टेड टू लिसनिंग टू दैट। इसीलिए आप हर एक से ये डिमांड करते हैं कि ये इस्लामिक टच किधर है, ये होना चाहिए। आज ज़रा इस इस्लामिक टच की तारीख़ पढ़ते हैं। पहली बात तो ये है कि जना साहब ने फरमाया था कि ये मुल्क हमने इसलिए लिया है कि ये लेबॉर्ट्री होगी इस्लाम की जहाँ पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए जाएँ। तो उसी पे अमल करते हुए हमारे सारे सियासतदान जो तारीख़ में आए हैं उन्होंने इस लेबॉर्ट्री में अपना अपना फार्मूला मिक्स किया है और उससे बाद में ऐसे धमाके हुए हैं कि अभी तक ये लेबॉर्ट्री में धमाका खेज़ मवाद जो है वो मौजूद है और हर कोई आके उसको अपनी अपनी आग लगा के जला रहा है। तो आगाज़ होता है जी करारदाद मकासद से, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से, और मुल्क बनने के ऐन 1-2 साल बाद ही वो मंजर आम पे आ जाती है। और उससे पहले वही जो राइट विंग था जो कह रहा था कि पाकिस्तान की तहरीक ही जो है ना वो गैर इस्लामी है, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो एक आलमगीरियत है, वो तो एक बॉर्डर के अंदर कन्फाइन हो ही नहीं सकता। वही आके ठेकेदार बन गई पाकिस्तान की और उन्होंने पाकिस्तान की सारी जो उससे पहले की डायरेक्शन, जो कुछ लोग कहते हैं, जिससे मैं तो मुत्तफिक नहीं हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि सेकुलरिटी, कोई सेकुलरिज्म का भी जो है वो ख्याल था 11 अगस्त की स्पीच देख के, तो उसको उन्होंने मलियामेट कर दिया। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फिर इस्लामिक टच की एक ऐसी तारीख शुरू होती है कि टच दिए बगैर किसी का काम चलना ही बंद हो गया। 1956 में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया और उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया और उसके अंदर जो है वो इस्लामिक स्टेट का लफ्ज़ ऐड हो गया। और उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि अयूब खान साहब जो उस दौर में हुक्मरान थे, उन्होंने कुछ कोशिश की कि हम जो है ना वो थोड़ा सा सेकुलर प्रिंसिपल की तरफ जाएं। उन्होंने फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस भी पास किया जिसके तहत ख़वातीन की शादी की उम्र 16 साल कर दी। तो सारे मौलाना हजरात सड़कों पे आगे कि ये आप कैसे कर सकते हैं। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया उसमें पाकिस्तान का नाम क्या था, रिपब्लिक, यानी कि रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें से इस्लामिक निकल गया। अब यानी कि ये 56 से लेके 62 तक पाकिस्तान मुसलमान रहा, उससे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं ना। तो ये 6 साल पाकिस्तान ने इस्लाम कबूल किया, 62 में पाकिस्तान ने कहा मैं आज से मुसलमान नहीं हूँ, रिपब्लिक। इस पे अब शोर शुरू हो गया। तो भुट्टो साहब आगे आए जो कि सोशलिस्ट थे, जो कि बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग थे और कुछ लोग कहते थे ये मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस्ड है इनकी थॉट जो है। उन्होंने कन्विंस किया अयूब साहब को कि अयूब खान साहब आपने तो इस्लामिक टच ही नहीं दिया, इस्लामिक टच के बगैर आप यहाँ पे कैसे सोच सकते हैं। तो पहली अमेंडमेंट 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो हुई वो ये थी कि नाम बदल के इस्लामिक रिपब्लिक कर दिया गया फॉर द सेक ऑफ द क्लर्जी एंड देयर अपीजमेंट। इस तरह तो आप मेरे पे ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि मैं तमाम जो कानून साजी मजहबी बुनियादों पर होती है उसको इस्लामिक टच कह रहा हूँ। नहीं, मैं सिर्फ इस्लामिक टच उस चीज़ को कह रहा हूँ जो कि आवाम की खुशनुदी, उनको बेवकूफ़ बनाने, उनको पागल बनाने और अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए सियासी हथकंडे के तौर पे मज़हब का इस्तेमाल, वो है इस्लामिक टच। आगे ये हुआ कि फ़ातिमा जना साहिबा जो कि मादर मिल्लत हैं और जना साहब की हमशीरा थीं, उनके ख़िलाफ़ इस इस्लामिक टच का इस्तेमाल अयूब खान साहब ने शुरू कर दिया जो कि सेकुलर थे, सो कॉल्ड। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सेकुलर काम किए, लेकिन
परसेप्शन वो बनाई गई कि ये तो सेकुलर आदमी है। तो खैर उस सारी सूरत हाल को देखते हुए इल्ज़ाम क्या लगे फ़ातिमा जना साहिबा पे कि ये तो शादी नहीं करती, इन्होंने शादी क्यों नहीं की, अब तक सिंगल क्यों है, ये बताएं, ये तो इस्लामी रियासत को लीड करने के लिए वैसे ही अहल नहीं है। दूसरी बात, ये खातून है, इनको तो समझ ही नहीं आएगी कैसे मुल्क के मामला चलाने हैं, खातून तो बेवकूफ़ होती है। वाह भाई वाह। तो इस्लामिक टच के पहले हमने उस टाइम ये देखे इस्तेमाल जो है ना वो किए गए फ़ातिमा जना साहिबा के ख़िलाफ़। वही फ़ातिमा जना जो कि पाकिस्तान की आज़ादी की तारीख में पेश रहीं और इस्लाम के नाम पे उन्होंने मुल्क लिया, उनके ख़िलाफ़ पहला इस्लामिक टच का इस्तेमाल हुआ। तो सबसे पहले जना साहब के ख़िलाफ़ इस इस्लामिक टच का इस्तेमाल हुआ जब उन्हें सारी जो राइट विंग थी, जिसमें मौदूदी साहब भी शामिल थे और लोग शामिल थे, उन्होंने काफिर करार दिया। उन्होंने ये कहा कि ये गैर इस्लामी तहरीक है, इस्लाम को नुकसान पहुँचा रहा है। वही इंसान जो इस्लामी रियासत की जद्दोजहद का हिस्सा था। उसके बाद फ़ातिमा जना साहिबा यानी कि बानियाने पाकिस्तान भी इस्लामिक टच के वार से महफूज नहीं रहे। आगे बढ़ते हैं तो बारी आती है भुट्टो साहब की। अब भुट्टो साहब काबीना का हिस्सा थे अयूब खान साहब की, और इसके साथ साथ उनके बहुत से अफेयर्स रन करते रहे हैं। 65 के इलेक्शन की बात कर लें और चीज़ें देख लें। तो जब उनकी अलहदगी हुई अयूब खान साहब से और याया साहब आ गए तो अपनी पार्टी बनाई उन्होंने, पीपल्स पार्टी, और जब उसके बाद में इक़्तिदार में आए तो इक़्तिदार में आने के बाद जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें इस्लामिक सोशलिज़म की फ़िलासफ़ी का इस्तेमाल किया। अब बहुत से जो लेफ़्ट के उनके लोग जो उनको सपोर्ट करते रहे थे पहले, उन्होंने एतराज़ किया कि भुट्टो साहब हमें आप लेफ़्ट का चूरन बेचते रहे हैं, हमें आप ये कहते रहे हैं कि हम लेफ्टिस्ट हैं और हमारी वो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट आइडियल्स होंगे और हम स्टेट को मजबूत करेंगे, रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, आपने इस्लामिक सोशलिज़म कहाँ से ये आ गया। तो फिर भुट्टो साहब ने कहा कि बेटा टच अगर नहीं देंगे तो चल नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने सोशलिज़म को इस्लामिक सोशलिज़म की पैकिंग में बंद किया और बेचना शुरू कर दिया। तो उसके बाद में हमने देखा कि भुट्टो साहब ने कहा कि 56 और 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में इस्लामिक टच की कमी है, क्यों ना मैं इसमें ज़्यादा मिकदार थोड़ी सी बढ़ाऊँ। तो उन्होंने 10-15 चम्मच और फेंके अंदर और अच्छी तरह घुमाया उसको, और फिर बना 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उन्होंने जो अयूब साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश थी किसी माइनॉरिटी कम्यूनिटी के बंदे की हेड ऑफ स्टेट बनने की, इस तरह से कि स्पीकर नेशनल असम्बली जो था वो गैर मुस्लिम भी हो सकता था, और जब इंटरिम इलेक्शन आता है तो वो वज़ीर आज़म में एलिवेट हो सकता था। तो इसीलिए वो तरीक़ाकार था एक कि चाहे वो इंटरिम गवर्नमेंट में ही सही, लेकिन एक गैर मुस्लिम कभी तो बन सकता है ना रियासत का सरबराह। हिंदुस्तान में हम यही कहते हैं कि वो फाशिस्ट रजीम है बड़ी, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि वहाँ पर मुसलमान प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और अब भी गुंजाइश है, हिंदू होना लाजिम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने आके उसकी भी कदगन लगा दी और एक कम्युनिटी को वैसे ही एक्सकम्युनिकेट कर दिया कि तुसी ते उंजी फारग होना, तुसी ते बाहर जाओ। ये वो साहब हैं जो फॉरवर्ड थिंकिंग थे, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ जी, जो अपने जलसों में एतराफ़ कर चुके हैं कि मैं शराब का इस्तेमाल कर चुका हूँ, उन्होंने ही शराब पे बैन लगाया और उन्होंने कहा आज से जुमे की छुट्टी करें सारे। क्यों? इस्लामिक टच। क्योंकि अगर इस्लामिक टच नहीं देंगे तो फिर किस तरह से रीब्रांडिंग होगी, और अवाम अगर ये सोच बैठे कि ये इंसान जो है वो टच नहीं दे रहा पूरा, तो फिर उसको तो वोट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि मेरे ख़िलाफ़ जो मौलवी हजरात हैं, राइट विंग की पार्टियां हैं, ये मेरे से खुश हो जाएं, और उसके लिए जो उनका हो सका ना उनसे उन्होंने वो किया, मजहबी लेजिस्लेशंस की, सारा कुछ करके देख लिया। लेकिन हमेशा से इस चीज़ का रिज़ल्ट यही निकलता है कि आप उन्हीं लोगों के हाथों घसीटे जाते हो जिनको आप खुश करते हो। और भुट्टो साहब को भी वैसे प्राइम इंटेलिजेंस होने के बावजूद इस बात की समझ नहीं आई, और जो उनके खिलाफ तहरीक चली 77 के इलेक्शन को रिग करने के इल्ज़ाम पर, PN ने, पाकिस्तान नेशनल अलायंस, जिसको 9 सितारे भी कहते हैं, वो सारी पार्टियां कौन थीं और वो क्या बन गई कल को जाके? तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा। तो तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक थी, उन्होंने भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ तहरीक चलाई। ज़िया साहब ने उसी का जवाज़ बना के मार्शल लॉ लगाया कि बड़ी बदअमनी फैल गई है मुल्क के अंदर, और उसी भुट्टो को टांग दिया जो कि उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए इस्लामिक टच दे रहा था। फ़ायदा क्या हुआ? ज़ीरो। उसके बाद में तो ज़िया साहब आ गए, और ज़िया साहब के आने के बाद तो टच का अंबार ही लग गया। तो देखा, ये था आज का वीडियो। और वो जिन्ना बड़ा इहा करता है ना, जिसने इस्लाम के नाम पर मुल्क बनाया, उसी को इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान ने गद्दार करार दे दिया, काफिर बोला। वैसे जिन्ना इसी लायक था। मैं तो बोलती हूँ जिन्ना को 4-5 जूते मारने थे भिगो के, गोबर में भिगो के। आज के वीडियो से एक तो सीख मिलती है कि भाई जो बोओगे वो ही पाओगे। तो जिन्ना ने किकर का पेड़ बोया था ना, तो कांटे ही मिलेंगे ना, कौन सा उसको गुलाब का फूल मिलेगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किटू आई।
यो किट्टू भाई। और हाँ, मैं जा रही हूँ अपने गांव, तो 1-2 दिन अगर वीडियो नहीं आए तो ज्यादा मेरे को याद करने की लोड नहीं है। ओके? क्यों भाई? इतना भी तुम लोग मुझसे कुछ खास प्यार नहीं करते। मैं हैरान हो रहा हूँ यार।